हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 27। तो दोस्तों, हमारे प्रैक्टिस सेट 26 पूरे हो चुके हैं। अगर आपको उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां से आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट को। इसमें पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान लोकसभा चुनावों के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाता है। प्रत्येक नागरिक जो से कम का नहीं है उसे वोट देने का अधिकार है। तो कितनी उम्र से कम नहीं होनी चाहिए उसकी आयु, जो वोट देने का अधिकार है उसके पास? 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष, 23 वर्ष या 21 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगर वह व्यक्ति 18 वर्ष से कम नहीं है तो उसको वोट देने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, पहले जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय जो वोट डालने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष। लेकिन जो 61वां संविधान संशोधन 1989 यानी 1989 में एक संविधान हुआ 61वां, जिसमें 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई उम्र, वोट डालने की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी। और दोस्तों, ये जो चुनाव होते हैं जो वयस्क मताधिकार पर कराए जाते हैं वो लोकसभा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, डायोड की परत के आर पार के विभवांतर को क्या कहते हैं? चालक बाधा, टूटने की बाधा, सौकली बाधा या फिर हस्तक्षेप? तो इसका सही आंसर है, इसको सौकली बाधा कहा जाता है। क्या कहते हैं? डायोड की परत के आर पार के जो विभवांतर होता है उसको सौकली बाधा या फिर सौकली डायोड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सौकली बाधा या फिर सौकली डायोड। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, सधर्मी गुणसूत्रों के युग्मन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्विगुणित, पारगतिक्रम, लेप्टोटीन या फिर सूत्र युग्मन? तो इसका सही आंसर है, इसको सूत्र युग्मन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। इसमें सूत्र युग्मन जो है ये अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है। कब होता है? जब अर्धसूत्री विभाजन होता है उस समय ये जो प्रक्रिया होती है उसको सूत्र युग्मन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, हवा महल किस शहर में स्थित है? लेह में, ऐहोल, जयपुर या हम्पी? तो इसका सही आंसर है, जो हवा महल है ये जयपुर में स्थित है। जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, हवा महल को पैलेस ऑफ ब्रीज भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको पैलेस ऑफ ब्रिज भी कहते हैं। पैलेस ऑफ ब्रिज भी इसको बोला जाता है। दोस्तों, इसको किसने बनवाया था? ये बनवाया था 1799 ईस्वी में एक कचवाहा राजपूत थे। कचवाहा राजपूत जिनका नाम था सवाई प्रताप सिंह। क्या नाम था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा ये हवा महल बनवाया गया था। और ये कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। जयपुर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है 5, प्रसिद्ध भूमार्गीय सिल्क रोड किस देश से यूरोप तक फैला है? ऑस्ट्रेलिया से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, चीन से या कनाडा से? तो इसका सही आंसर है, ये चीन से यूरोप तक फैला हुआ है सिल्क रोड। इसको रेशम मार्ग भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? रेशम मार्ग कहते हैं। रेशम मार्ग। और दोस्तों, इसकी जो शुरुआत थी इसको किसने बनवाया था? ये 130 ईसा पूर्व में 130 ईसा पूर्व में चीन के एक हान राजवंश के द्वारा इसको बनवाया गया था। हान राजवंश के द्वारा इसको बनवाया गया था। और ये जो है चीन से यूरोप तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक? चीन से यूरोप तक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से भारत में कौन दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल? तो इसका सही आंसर है, जो दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। और दोस्तों, पहले पद पर जो सर्वोच्च पद होता है वो होता है राष्ट्रपति का, लेकिन दूसरा होता है उपराष्ट्रपति का। और उस उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये पदेन पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। कौन होते हैं? पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगला प्रश्न है 7, एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित सभी वस्तुओं
और सेवाओं का बाजार मूल्य कहलाता है? क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास। तो देश में जो उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है एक वर्ष के दौरान का, उसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी कि जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। और दोस्तों जीडीपी में से अगर हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं, मूल्यह्रास को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एनडीपी आता है। एनडीपी का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो इसका जो 7 का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, ध्यान शब्द किस भाषा से लिया गया है? बंगाली, संस्कृत, हिंदी या कश्मीरी? तो जो ध्यान शब्द है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ध्यान का जो अर्थ होता है वो होता है चिंतन। ध्यान का क्या अर्थ होता है? ये होता है चिंतन, और ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की स्थापना शहर में की गई थी? किस शहर में? कलकत्ता में, बॉम्बे में, दिल्ली में या फिर मद्रास में? तो इसका सही आंसर है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना दिल्ली शहर में की गई थी। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी पीसी महालनोबिस के द्वारा। पीसी महालनोबिस के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? ये 1931 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। पीसी महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है? जनक। अगला प्रश्न है 10, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? सर्वोच्च न्यायालय के पास, मंत्रिमंडल के पास, प्रधानमंत्री के पास या फिर राष्ट्रपति के पास? तो जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है इसकी जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास होती है। और राष्ट्रपति आर्टिकल 352 का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल। और दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में लगाया जाता है? अगर युद्ध हो जाए, युद्ध या फिर कोई बाहरी आक्रमण हो, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, भारत के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाए, इस स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है 11, सुजानी कढ़ाई की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? राजस्थान में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश या फिर मणिपुर? तो जो सुजानी कढ़ाई की उत्पत्ति हुई है वो हुई है बिहार में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, बिहार में। अगला प्रश्न है 12, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? कभी नहीं, 2 बार, 1 बार या फिर 3 बार? तो भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी नहीं घोषित किया गया है, यानी कि एक भी बार घोषित नहीं किया गया है। और जो वित्तीय आपातकाल है ये संविधान के आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल को बताया गया है। और वित्तीय आपातकाल घोषित करने का जो शक्ति है ये भी राष्ट्रपति के पास ही है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति। अगला प्रश्न है 13, माल एवं सेवा कर भारत से लागू हुआ। भारत में ये माल एवं सेवा कर कब से लागू हुआ? जून 2016 से, अगस्त 2017 से या अगस्त 2015 या जुलाई 2017? तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी, माल एवं सेवा कर लागू हुआ था। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 में। और कहां से? ये असम से लागू हुआ था। जीएसटी कैसा कर है? ये एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी काउंसिल है इसका वर्णन आर्टिकल 379A में बताया गया है जीएसटी काउंसिल का। अगला प्रश्न है 14, आईसीसी ने किस वर्ष पहली बार क्रिकेट विश्व कप में सीमित ओवर की शुरुआत की? तो आईसीसी ने तो ऑप्शन 2000 में, 1947, 1983 या 1975? तो इसका सही आंसर है ये शुरुआत की थी 1975 में। सबसे पहले आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। कब हुई थी? 1909 में हुई थी। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। कहाँ है? दुबई में है। आईसीसी ने 1975 में पहली बार सीमित ओवर क्रिकेट विश्व कप शुरुआत की थी।
और ये कब हुआ था? 1975 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है 15, ग्रेट आर्टेसियन बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? भारत में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर अमेरिका में? तो इसका सही आंसर है ये है ऑस्ट्रेलिया में। जो ग्रेट आर्टेसियन बेसिन है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है, न्यूरॉन्स को न्यूरॉन्स को समर्थित, संरचित और पोषित करने वाली तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? ग्लाइसिन कोशिकाएं, ग्लीसियल कोशिकाएं, ग्लाइकोलिसिस कोशिकाएं या फिर ग्लाइकोल कोशिकाएं? तो जो न्यूरॉन्स को समर्थित या फिर संरक्षित और पोषित करने वाली जो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती हैं उनको ग्लीसियल कोशिकाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों न्यूरॉन से मिलकर क्या बना होता है? जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है वो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। और न्यूरॉन क्या करता है? ये रासायनिक और विद्युत संकेतों को प्राप्त और संचारित करता है। और जो ग्लीसियल कोशिकाएं होती हैं ये सूचना को प्रोसेस करके उसको समर्थित, संरचित और पोषित करती हैं। अगला प्रश्न है 17, क्रिकेट के मैदान के केंद्र में क्या होता है? लॉन्ग ऑन होता है, पिच होती है या फिर स्क्वायर लेग होता है या फिर लेग ऑफ होता है? तो जो क्रिकेट के मैदान के जो केंद्र में होता है वो होती है पिच। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, पिच होती है। दोस्तों पिच की जो लंबाई होती है वो होती है 66 फीट। कितनी होती है? 66 फीट या फिर 22 गज इसकी लंबाई होती है। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 10 फीट। कितनी होती है? 10 फीट इसकी चौड़ाई होती है। और जो विकेट होते हैं, विकेट की जो लंबाई होती है, विकेट की लंबाई होती है 28 इंची। कितनी होती है? 28 इंची विकेट की लंबाई होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है, गैस में ध्वनि की गति निर्धारण के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो किस पद्धति का उपयोग करते हैं? अनुनाद चौड़ाई, अनुनाद तरंग, जीएम काउंटर या फिर कुंडन नली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कुंडन नली का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की गति निर्धारण के लिए। किस पद्धति का उपयोग करते हैं? कुंडल नली का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 19, कैक्टस, बबूल और खजूर के पेड़ किस वनस्पति क्षेत्र की विशेषता है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, भूमध्य सागरीय वन, भूमध्य रेखीय वर्षा वन या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र? तो इसका सही आंसर है ये मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषता है वनस्पति क्षेत्र की। कैक्टस, बबूल और ये खजूर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जो मरुस्थलीय क्षेत्र के जो पेड़ पौधे होते हैं वो उच्च तापमान में रहते हैं और इनमें जो मिट्टी में नमी की कमी होती है और इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत गहरी होती हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 20, कठोर परिवर्तन से गुजरते हुए एक लार्वा एक वयस्क में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि एक लार्वा जो वयस्क में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन, वाष्पोत्सर्जन, कायांतरण या फिर प्रकाश संश्लेषण? तो इसको कहा जाता है कायांतरण। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। इस प्रक्रिया को कायांतरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है 21, वर्तमान में भारत की संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय, 97, 52 या फिर 47? तो इसका सही आंसर है संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों भारत के संविधान में अनुसूची नंबर 7, कौन सी? अनुसूची नंबर 7, उसमें तीन तीन सूची दी हुई है जिसमें सबसे पहली है संघ सूची, संघ सूची के बाद उसमें राज्य सूची, राज्य सूची के बाद समवर्ती सूची। 3 सूचियों का वर्णन है जिसमें संघ सूची में कुल 97 विषय दिए हुए थे लेकिन जो वर्तमान में 100 विषय हो चुके हैं। इसमें कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। और राज्य में 66 विषय हुआ करते थे जो कि वर्तमान में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में 47 विषय होते थे जो कि वर्तमान में 52 हो चुके हैं। तो इसमें पूछा गया है संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। अगला प्रश्न है 22, 1918 में महात्मा गांधी ने मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व कहाँ किया था? खेड़ा में, अहमदाबाद में, वारदौली में या फिर चंपारण में? तो इसका सही आंसर है ये किया था अहमदाबाद में। 1918 में गांधी जी ने मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व अहमदाबाद में किया था। यहाँ पर मजदूरों और
मिल मालिकों के बीच एक विवाद था, जहां पर महात्मा गांधी जी ने 35% मजदूरी को बढ़ाने के लिए उनके साथ इस हड़ताल का नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 है हॉकी के खेल की शुरुआत भारत में किसने की थी? अमेरिकी लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने, रूसी लोगों ने, या फिर श्रीलंका के लोगों ने? तो इसका सही आंसर है, ये की थी ब्रिटिश लोगों ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। किसके द्वारा की गई थी? हॉकी की शुरुआत ब्रिटिश लोगों के द्वारा शुरू की गई थी। और दोस्तों, भारत में जो पहला हॉकी क्लब बना था, भारत में जो पहला हॉकी क्लब बना था वो कब बना था? 1885 ईस्वी में। वो भी कहाँ? कलकत्ता में बना था। कहाँ बना था? कलकत्ता में बना था। अगला प्रश्न है 24, फरक्का बैराज किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, झारखंड, या फिर बिहार? तो इसका सही आंसर है फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है। और ये किस नदी पर है? ये गंगा नदी पर स्थित है। गंगा नदी पर स्थित है फरक्का बैराज। और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2240 मीटर। कितनी है? 2240 मीटर इसकी कुल लंबाई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार का आयोजन किसने किया था? डलहौजी ने, रिपन ने, करजन ने, या फिर लिटन ने? तो इसका सही आंसर है, ये किया था लिटन ने। 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार लगाया था, दिल्ली दरबार, जो कि 1877 ईस्वी में लिटन के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। और भारत में कुल 3 बार दिल्ली दरबार लगाया गया। एक तो 1877, उसके बाद 1903 और एक 1911 में 3 बार दिल्ली दरबार लगाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, परमाणु और अणु केवल ऊर्जा के असतत रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं? आवर्ती, दिंगसीय, क्वांटम, या फिर प्लैंक स्थिरांक? तो इसको कहते हैं क्वांटम। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, क्वांटम। अगला प्रश्न है 27, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु किस लड़ाई में हुई थी? मद्रास में, मंगलौर में, पांडिचेरी, या फिर श्रीरंगपट्टनम? तो 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में। इसके टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम था हैदर अली। हैदर अली। और इसमें कुल 4 आंग्ल मैसूर हुए थे, आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, जिसमें से चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है 28, तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में किसी पदार्थ के परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, द्रवण, वाष्पीकरण, या फिर संपीड़न? तो इसका सही आंसर है, इसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। यानी कि कोई ठोस अवस्था में कोई वस्तु है और वह सीधे ही बिना द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए गैस अवस्था में चेंज हो जाती है, तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि कपूर होता है, कपूर एक ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन उसको जलाने के बाद वो सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है 29, फुटबॉल के खेल में किस कार्ड का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि खिलाड़ी को खेल के बाहर निकालना? तो किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? गुलाबी कार्ड, श्वेत कार्ड, लाल कार्ड, या फिर हरा कार्ड? तो इसका सही आंसर है लाल कार्ड। यानी रेड कार्ड जब दिखाया जाता है तब किसी खिलाड़ी को खेल से बाहर किया जाता है, और येलो कार्ड किसी खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किया जाता है। कौन सा कार्ड? येलो कार्ड। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, वर्ष में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1966 में, 1986, 1956, या 1976? तो इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976। कौन सा संशोधन था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये सभी शब्द जोड़े गए थे 1976 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की?
वित्त मंत्रालय ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय? तो इसका सही आंसर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्टअप इंडिया शुरू की गई थी। और ये स्टार्टअप इंडिया कब शुरू की गई थी? ये कब की गई थी? 15 अगस्त 2015 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है 32। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल, महावीर, गौतम बुद्ध या गुरु नानक? तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वे थे गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। और दोस्तों गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1469 ईस्वी में ननकाना साहिब में। कब? कहाँ हुआ था? ननकाना, जो कि पंजाब, जो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। ननकाना साहिब में गुरु नानक का जन्म हुआ था और ये सिखों के पहले गुरु थे। कौन थे? पहले गुरु थे। सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस खेल में खेलने के लिए गेंद की आवश्यकता होती है? ऊंची कूद, वॉलीबॉल, कराटे या खो खो? तो किस खेल में गेंद की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है वॉलीबॉल में गेंद की आवश्यकता होती है। और वॉलीबॉल में कुल प्लेयर कितने होते हैं? इसमें 6 प्लेयर होते हैं। एक टीम में 6 प्लेयर होते हैं। अगला प्रश्न है 34। निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत नहीं आता है? फ्रेंच ओपन, कोरियन ओपन, विंबलडन ओपन या फिर यूएस ओपन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कोरियन ओपन जो है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन और एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इसमें एक होता है। ये 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। अगला प्रश्न है 35। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कश्मीर की घाटी के सरोवर में जमा होने वाली मिट्टी है? पहाड़ी मिट्टी, खारी मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर करेवा मिट्टी? तो जो कश्मीर की जो घाटी के सरोवर में जमा होती है वो होती है करेवा मिट्टी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, करेवा मिट्टी। और दोस्तों करेवा मिट्टी किस तरह से बनती है? करेवा मिट्टी बनती है रेत के जमा होने से, गाद एवं सेल आदि के जमा होने से ये करेवा मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है 36। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो मूसी नदी, मांड नदी, शिवनाथ नदी या फिर इव नदी? तो इसका सही आंसर है मूसी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है। मूसी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किस नदी की? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी। और दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। और मूसी नदी का उद्गम है हैदराबाद के अनंतगिरी पहाड़ी। कौन सी है? अनंतगिरी पहाड़ी से निकलती है मूसी नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 है, खुदाई खिदमतकार के संस्थापक कौन थे? M.A. जिन्ना, शौकत अली, गुलाम अहमद मिर्जा, खान अब्दुल गफ्फार खान? तो इसका सही आंसर है खुदाई खिदमतकार के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। और खुदाई खिदमतकार इन्होंने कब शुरू किया था? ये शुरू किया था 1930 में। 1930 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतकार एक आंदोलन चलाया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? सीमांत गांधी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 38। नीलगिरी के पेड़ की प्रजातियों का मूल स्थान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या फिर उत्तरी अमेरिका? तो जो नीलगिरी के पेड़ हैं इनका जो मूल स्थान है यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया में इनका जो मूल स्थान है। और ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों यूक्रे जो लिप्टिस पेड़ होते हैं, यूक्रे लिप्टिस पेड़ों को यहाँ पर स्ट्रिंग वॉर्म ट्री कहा जाता है। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग वॉर्म ट्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से उत्तर पूर्वी मिस्र में स्वेज के भूजलमंडल मध्य में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाला कृत्रिम जल मार्ग कौन सा है? ऐसा कौन सा जल मार्ग है जो कृत्रिम है? लाल स्लेज, स्वेज नहर, रोहताज नहर या फिर काली नहर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसको बोला जाता है स्वेज नहर।
सुएज नहर दोस्तों किस सागर से जोड़ती है? ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और ये जो है यूरोप से एशिया का सबसे छोटा समुद्री मार्ग या फिर जलमार्ग है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक ऊर्जा का एक उदाहरण है? सौर, ज्वार, भूतापीय या फिर प्राकृतिक गैस? तो इसका सही आंसर है, जो पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण है वो है प्राकृतिक गैस। पारंपरिक जो ऊर्जा होती है इसको इसको नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा भी इसको कहा जाता है। और नवीकरणीय ऊर्जा में और भी हैं, जैसे प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म जो ईंधन है ये सभी क्या है? पारंपरिक ऊर्जा या फिर नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे? जगजीवन राम, आसफ अली, लियाकत अली खान या फिर जॉन मथाई? तो इसका सही आंसर है, जो पहला मंत्रिमंडल बना था उस समय श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम उसमें श्रम मंत्री थे। और जगजीवन राम का एक उपनाम भी है, इनको बोला जाता था बाबूजी। इनको क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता बाबूजी। इनका उपनाम था बाबूजी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम एशिया का सबसे छोटा देश है? कुवैत, कतर, यूएई या फिर बहरीन? तो जो पश्चिमी एशिया का सबसे छोटा देश है वो है बहरीन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। बहरीन पश्चिमी एशिया का सबसे छोटा देश है। बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न है 43, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1935 में, 1914 में, 1905 में या फिर 1927 में? तो जो पहला विश्व युद्ध हुआ था ये हुआ था 1914 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 1914 से लेके 1918 ईस्वी तक चला था पहला विश्व युद्ध, जबकि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। अगला प्रश्न है 44, निम्नलिखित में से किस द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है? कार निकोबार, नारकोंडम द्वीप, रीयूनियन द्वीप या फिर वेरन द्वीप? तो इसका सही आंसर है वेरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा है? वेरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 45, राज्य आपातकाल को के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? राष्ट्रपति का शासन, राज्यपाल का शासन, मुख्यमंत्री का शासन या फिर प्रधानमंत्री का शासन? तो इसका सही आंसर है, जो राज्य आपातकाल होता है उसको राष्ट्रपति का शासन के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और अन्य नाम है, इसको संवैधानिक आपातकाल भी कहा जा सकता है। इसको संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जा सकता है। और दोस्तों राज्य आपातकाल है ये राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 356 के तहत लगाया जा सकता है। 356 के तहत इसको लगाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है और ये राज्य में लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है 46, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल के लिए होता है, कितने वर्षों के लिए होता है? 7 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 6 साल? तो इसका सही आंसर है, भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 148, 148 में इनका वर्णन है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बताया गया है और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और दोस्तों इनकी जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है 47, केंद्र सरकार ने की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग को नियुक्त किया गया था। के एम बिरला, एस बी एस राघवन या फिर जे एस वर्मा या फिर आर एस सरकारिया? तो इसका सही आंसर है सरकारिया, आर एस सरकारिया। तो दोस्तों 1983 में केंद्र सरकार ने
केंद्र एवं राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी, उसके अध्यक्ष थे आर.एस. सरकारिया, जिसको सरकारिया आयोग कहा जाता है। इसको 1983 में बनाया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1987 ईस्वी में उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सौंपी थी। किसको सौंपी थी? राजीव गांधी जी को सौंपी थी 1987 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 है, परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की कुल संख्या के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? उसको क्या कहते हैं? जो नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की कुल संख्या को, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक संख्या या फिर आणविक संख्या, तो इसको कहा जाता है परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं और इसे जेड से निरूपित करते हैं। और द्रव्यमान संख्या दोस्तों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है 49, ध्वनि के परावर्तन के कारण ध्वनि की पुनरावृत्ति को क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि, ध्वनि पुनरावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन या फिर ध्वनि का परावर्तन। तो दोस्तों, जब ध्वनि के परावर्तन के कारण ध्वनि की जो पुनरावृत्ति होती है, इसको प्रतिध्वनि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि होती है। जब ध्वनि किसी चिकनी सतह से लौटकर वापस आती है, यानी उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो इसको प्रतिध्वनि कहा जाता है। अगला प्रश्न है 50, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विविधता हिमालयी आर्द्र वन में पाई जाती है? तो ऑप्शन है सागौन, महोगनी, बलूत या फिर खैर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सागौन जो है, ये सागौन विविधता हिमालयी आर्द्र वन में पाई जाती है। तो दोस्तों, हमारे जीके जीएस के 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर दोस्तों आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हमारे जो प्रैक्टिस सेट 27 कंप्लीट हो चुका है और ये प्रैक्टिस सेट इसी तरह से आते रहेंगे जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।